गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इसमें आज शॉर्ट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और शॉर्ट फिजिक्स में अब गॉस लॉ बचा है। गॉस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर फिर ये एंड हो जाएगा। चलिए उससे पहले थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है शाम में, एटम स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली। उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, अगर नहीं पढ़ते हैं फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। क्या क्या पढ़ाएं थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। उसमें अभी हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी एटॉमिक मॉडल किसको कहते हैं, जिसमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग राय दिया है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़े, उसके बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़े। देखिए पहले डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़े, उसकी क्या कमियां रह गई वो पढ़े, जिसको कहते हैं फेल्योर या ड्रॉबैक। उसके बाद हम लोग जे थॉमसन का पढ़े, उसके बाद जे थॉमसन में क्या कमी रह गई, कमी नहीं तो फिर नया मॉडल आ कैसे रहा है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड पढ़े, रदरफोर्ड ने कैसे जे थॉमसन के मॉडल को गलत कर दिया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी पढ़े, जिसका एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन नहीं कर पा रहा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का भी नहीं कर पा रहा था। फेल्योर भी पढ़े हम लोग, जे थॉमसन का फेल्योर भी पढ़े। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े, एक्सपेरिमेंट पढ़े रदरफोर्ड का, उसका मॉडल पढ़े। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी रह गया, उस चीज को भी बारे में हम लोग पढ़े। तब बोर्स का मॉडल भी पढ़ लिए हैं। बोर्स का ही मॉडल अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम लोग पढ़ते हो। बोर ने जो कहा है, देखो बोर ने जो कहा है उसी चीज को अभी तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन इसमें भी कमी है, बाद में पता चलेगा। यह केवल हाइड्रोजन के लिए ही लागू है, सबके लिए, सारे एटम के लिए बोर्स का जो थ्योरी है वह एप्लीकेबल नहीं है। फिर स्क्वांडिजर एटॉमिक मॉडल है आगे के क्लास में, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब फिर भी हम लोग बताएंगे। तो बोर का एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चंस काफ़ी आता है, ध्यान से देखिए। बोर ने क्या कहा है, जैसे कोई न्यूक्लियस है, बोर ने क्या किया है, जैसे कोई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखो थोड़ा सा बेस दे देते हैं, कम से कम ये सब भी याद रखो। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूमता है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में। किसमें? निश्चित ऑर्बिट में। कोई दिक्कत? जैसे देखिए कोई आदमी नीचे है, कोई आदमी नीचे है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, बोले तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं, बोलो है, गिर जाएगा, बोले जल्दी से, तुम समझो। रदरफोर्ड ने क्या कहा, ये भी कहा था न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ घूमेगा, ये ध्यान से देखिए। ये रेडियस है, न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन है, इसमें कितना प्रोटॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। कोई दिक्कत? एक प्रोटॉन का चार्ज E, यानी इतना चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, Ze। और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच अट्रैक्शन लगता है। ये अट्रैक्शन किधर है, सेंटर की ओर। किधर है? जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर किसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है,
इसीलिए घूमता भी है। कोई दिक्कत? तो ये घूमता है इस तरह से। कोई दिक्कत? क्यों घूमता है? क्योंकि ये फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होता है नहीं? होता है, सब जानता है। अब देखिए, आपको पता है जब चार्ज रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। वही चार्ज जब एक चाल से चलने लगता है, एक्सेलरेट मोशन में नहीं, एक चाल से चलने लगता है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। किया कि नहीं? अभी वही चैप्टर चल रहा है, इसमें करता है। चार्ज यही एक्सेलरेट मोशन में चलने लगेगा, नहीं समझे? यानी चार्ज चल रहा है तो उसके त्वरण हो रहा है, तब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। क्या निकालता है वो? कई एक बार ऑब्जेक्टिव में आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है। क्या है वो? एनर्जी है। यानी इसका मतलब ये तो एक्सेलरेट मोशन में है कि नहीं? ये कहाँ है? एक्सेलरेट मोशन में है। देख लेते हैं, एक मिनट। ये एक्सेलरेट मोशन में है। किस में है ये? एक्सेलरेट मोशन में है, तो घूमने क्रम में एनर्जी निकालेगा। बोलो जल्दी से। जब घूमने क्रम में एनर्जी निकालेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तुम दौड़ रहे हो, नहीं समझे, और तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? घटेगा। वेलोसिटी जब घटेगा तब क्या होता है? जैसे तुम बाइक चलाते हो सर्कुलर मोशन में, धीरे धीरे चलाते हो तो नजदीक से घूम जाते हो, स्पीड बढ़ा दो, क्या होगा? स्पीड अगर बढ़ा देते हो तो क्या होता है? दूर से मुड़ता है। तो स्पीड इसके पास ज्यादा है, तब ना दूर से घूम रहा था, लेकिन एनर्जी निकालते जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, तब तो यह दूर से न घूम के धीरे धीरे नजदीक होते जाएगा। बोला जल्दी से। नजदीक होते 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 कभी इसमें घुस जाएगा। बोलो। जब इसमें घुस जाएगा तो एटम तो छोटा हो जाएगा, यानी एटम तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो कहा था वो गलत था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन नील्स बोर ने कहा कि हर जहां मन तहां इलेक्ट्रॉन घूमता, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। क्यों घूमता है फिक्स ऑर्बिट में? जैसे यहां समझो, जहां मन तहां आदमी नहीं रहेगा तब तो गिरबे करेगा। अगर एक ग्राउंड फ्लोर पर है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया तब गिरेगा? क्या ग्रेविटी नहीं लग रहा है? लग रहा है, तब फिर भी गिरेगा। उसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन का ये कक्षा है, कक्षा समझते हो? कक्षा, कक्ष मतलब जहां रहता है, नहीं समझे? कितना आदमी समझता है कि ये है कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इलेक्ट्रॉन का कक्षा है, तुम्हारा कक्षा नहीं है। तुम यहाँ हो, तुम्हारा कक्षा। कक्ष मतलब होता है रूम जहां तुम रहते हो। नहीं कहते ये शयन कक्ष, यानी सोने वाला रूम, पढ़ने वाला रूम, कक्षा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितने लोग ये सोचता है, ध्यान से देखिए कितने स्टूडेंट्स, कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही कक्षा होगा उसमें। कोई अकेले भाई है, एक ही आदमी, तो एक ही रूम रहता है उसको? बहुत हो सकता है, रूम बहुत हो सकता है। उसी टाइप से कक्षा भी प्रत्येक एटम में जो ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, उसका बहुत हो सकता है। हर जगह नहीं रह सकता है। यहां रहा, इसके बाद वो दूसरे पर रहेगा, नहीं तो फिर तीसरे पर। जहां मन तहां, जैसे जहां मन तहां रह सकते हैं, उसी टाइप से जहां मन तहां नहीं रह सकते हैं। एक पर रहेगा, न दूसरे पर, ना तो तीसरे पर, ना तो चौथे पर। जगह फिक्स होता है। तो कल हम लोग कितना रेडियस होगा ये निकाल लिए थे, किस स्पीड से घूमेगा वो निकाल लिए थे, किस ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा ये भी निकाल लिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो केमिस्ट्री पढ़े थे 11th क्लास में, सेम चीज है।
यह नहीं सोचना है कि केमिस्ट्री में ऐसा होता होगा, फिजिक्स में ऐसा होता होगा, नहीं। कोई भी चीज़ खोज होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का के नहीं आता है, वो तो हम लोग ना बांटते हैं कि केमिस्ट्री में दो, ये एक्चुअल में फिजिकल साइंस है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस है, इसी को ना बांटे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मेन बात था फिजिकल साइंस को छोटा करना, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैथ में छोड़ दिया, ठीक है। और एटॉमिक लेवल के नीचे वाला जो फिजिक्स है उसको केमिस्ट्री बना दिया, नहीं समझे, तब इसका साइज थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो बड़ा और साइज था, नहीं। तब फिर भी हम लोग को इसमें ये सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। एटम का चैप्टर है, न्यूक्लियस का चैप्टर है, नहीं पढ़ेंगे तो बम बनेगा कैसे, एटम बम, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए ये सब हम सोच रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते रहो। डेली हम मेहनत कर करके डेली वीडियो बना रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता होगा, नहीं, जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के बराबर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यह बोर ने, किसने, बोर ने कल्पना के आधार पर कह दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बोर ने कल्पना के आधार पर कह दिया था, उसके पास प्रूफ कुछ नहीं था बहुत दिन तक, लेकिन पालन कर रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत दिन के बाद इस चीज का प्रूफ जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगली ने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया था। डी ब्रॉगली ने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया था, तो हम वो प्रूफ भी बताए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि mv r = NH/2π जो है इसका प्रूफ भी हम कल किए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी काफ़ी गहराई से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लो एक बार, फिर प्राइवेट तो वीडियो होगा ही, अभी छोड़ देते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हम बाहर लीक नहीं करेंगे फालतू का। इसलिए आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है एकदम गहराई से, मॉडर्न फिजिक्स को गहराई से पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है इससे, और आप बना दीजिएगा। और आपको चूँकि एक बार केमिस्ट्री में पढ़े, एक बार यहाँ पढ़िएगा, तो आपका विजन क्लियर होगा। केमिस्ट्री में चूँकि उस समय आपको पढ़ाया गया था जब आप ना तो वेलोसिटी पता था क्या है, फिजिक्स पढ़े तब ना पता चला, ना इलेक्ट्रिक फोर्स पता था, समझ में आ रहा है कि नहीं, ना एंगुलर मोमेंटम पता था, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं था उस समय आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था। अगर कोई भी चीज़ के बारे में आपको कुछ पता नहीं हो तो उस समय आपने क्या किया, याद नहीं रखा होगा जी, कह दिया होगा सर कि इधर फोर्स लगता है, तो मानना पड़ा होगा, नहीं समझे। अभी आप पढ़ चुके हैं, नहीं, अभी जब पढ़िएगा तो आपका दिमाग भी चलेगा, क्या गलती है क्या सही है, सारा चीज़ आपका दिमाग एडजस्ट करेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन वाला ही दिमाग में रख लेगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब लेवल आ चुका है आप लोग को ये पढ़ने का, 11th में लेवल नहीं था, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम चलते हैं शॉर्ट फिजिक्स की ओर। चलो देखो, शॉर्ट फिजिक्स में क्या करना है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उससे पहले देखो चार्ज डेंसिटी भी पूछता है, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और कभी कभी लिखने भी कर देता है 2 नंबर में, ठीक है। घनत्व निकालना है, डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए आप लोग को पता है हर चीज का डेंसिटी आप निकाल सकते हो, ध्यान देना। अगर चार्ज लाइन में भी रह सकता है कि नहीं, बोलो जल्दी से,
दूसरा बात, चार्ज एरिया पर भी रह सकता है, चार्ज एरिया पे नहीं रहेगा, नीचे भी। जैसे गेहूं है, उसको लाइन में भी रख सकते हैं, क्षेत्रफल पर भी रख सकते हैं, और ये खाली जगह जो आयतन, आयतन में भी रख सकते हैं। देखो समझना नहीं चाहता है, गेहूं है, लाइन में भी रख सकते हैं, क्षेत्रफल पर भी रख सकते हैं, आयतन में भी रख सकते हैं, सबको पता है। लेकिन स्टूडेंट को आयतन में रख सकते हैं, माथा पर बैठाएंगे, उसको क्षेत्रफल में रखेंगे, या एक लाइन से खड़ा कर दिए तो लाइन में रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, चार्ज वॉल्यूम में भी रख सकता है। जैसे ये घर है, घर के प्रत्येक जगह पर चार्ज को रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, हर जगह चार्ज को रख सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम में चार्ज है, किसमें है, कौन है, चार्ज है। यहाँ पर लाइन में है, किसमें है, लाइन है, मतलब लेंथ पर है, कौन है, चार्ज है। यहाँ एरिया में है, कौन है, चार्ज है। कोई दिक्कत? किसी भी चीज का घनत्व निकालते हैं, किसी चीज का कैसे निकालते हैं, लाइन में रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नंबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम में रहेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको दिखाते हैं लेमडा से, किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं सिग्मा से, और इसको दिखाते हैं किससे, रो से, ठीक है। डेंसिटी निकालना है किसी भी चीज का, तो आपको बताए थे किसका निकालना है। जैसे इस रूम में स्टूडेंट का डेंसिटी निकालना है, ऐसा कई एक बार चर्चा की है। क्या करेंगे बोलो, स्टूडेंट डेंसिटी इस रूम का बताइए, क्या करेंगे, कितना स्टूडेंट है, और एरिया से डिवाइड कर देंगे। बोले जल्दी से, क्योंकि स्टूडेंट रहता कहाँ है, एरिया पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका डेंसिटी निकालना है उसमें भाग दे देते हैं किससे, जहां से जहां रहता है वो। कोई दिक्कत? तो उसी टाइप से यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। किसका डेंसिटी है, चार्ज का। कहाँ रह रहा है, लाइन में। कहाँ रह रहा है, याद रह जाएगा, चार्ज का डेंसिटी निकालना है, रह रहा है कहाँ, लाइन में। कोई दिक्कत? डेफिनेशंस पूछेगा, आवेश एवं लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? या प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को आवेश घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, फार्मूला हो गया। इसका यूनिट पूछता है, क्या पूछता है, यूनिट। यूनिट बताइए, यूनिट, यूनिट बताइए। यूनिट है, कोई दिक्कत? चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर। इसी चीज को कूलम मीटर इनवर्स
कोई दिक्कत? ये पूछा है कई एक बार, ठीक है। अब तुमको डायमेंशन पूछना है, बताना है। डायमेंशन लिखना आसान है। मास तो नहीं है इसमें, m/0। लंबाई तो है, लंबाई तो है, मीटर है तो मतलब लंबाई है, या यहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए चार्ज का यूनिट होता है AT। क्या होता है? इसका मतलब टाइम है चार्ज वाला, और A ये हो गया इसका डायमेंशन। पूछा है, ये सब बिहार बोर्ड यही सब पूछता है। इसका चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये भी चार्ज डेंसिटी, लेकिन रह रहा है कहाँ इस बार? ना लाइन में रह करके एरिया में। किस में रह रहा है? इसका यूनिट पूछेगा आपको। चार्ज का तो पता है कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कितना जगह? कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन पूछना है? मास तो नहीं है, लंबाई 2 पीस है, टाइम तो नहीं है इसका वाला टाइम, चार्ज वाला AT, और A ये सब पूछता है। अब बताइए इसका क्या होगा फॉर्मूला? डिफिनेशन तो एक ही जैसा है, आवेश एवं क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल के अनुपात को आप पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। इसका बताइए। Q/V, इसका यूनिट भी जरूरी है। यूनिट कितना होगा? कूलम वॉल्यूम, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी मीटर 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 क्यूब। इसको मतलब नहीं समझ लेना सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए बड़ा ऐसा लिख दिया। अब समझ में आ गया? कूलम मीटर क्यूब। डायमेंशन, मास नहीं है, लंबाई -3 पीस, इसका AT, तो T तो उधर से आ गया, एगो A, तो ये है। इस पर डिफिनेशंस पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको केवल ये याद रहेगा तो आपको आराम से डिफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन सब पूछा है किसी न किसी एक साल। यूनिट सब ज़्यादा और डायमेंशन पूछता है, ठीक है। लिखिए तो फटाक से लिखिए। तो चलिए, जिस तरह से जिम जाने के बाद एक्सरसाइज होता है और शरीर मेरा बनता है, उसी टाइप से साइंस से पढ़ने के बाद दिमाग का लेवल बढ़ता है। मिटा दूं? चलिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत किसको कहते हैं?
ठीक है। विद्युत फ्लक्स कहते किसको हैं, ये देखिए, लिखो डायरेक्ट डिफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस इतना छोटा सा बात लिखना है, पूछा है इसको भी। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एरिया को थीटा डिग्री एंगल पर रखे, कितना डिग्री एंगल पर, थीटा डिग्री एंगल पर रखे, तब इसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा। देखो यूनिट बताइए इसका, यूनिट बताइए तो कितना होगा, रुको एक सेकंड और इसको लिखते हैं, यही है ई डी ए, ई ए इसी को लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ये है एरिया आपका। यूनिट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताए ना जी, कितना, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का यूनिट जी, अच्छा ठीक है। बी बाई एच, बी को किस में मापते हैं, मीटर में, एच को किस में मापते हैं, मीटर में। तो खत्म न हो जाएगा, यूनिट होता है इसका, नहीं ना, यूनिट तो खत्म हो गया जी। नंबर है कॉस थीटा, कॉस थीटा नंबर, उसका यूनिट नहीं होता है। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। डायमेंशन पूछता है इसका, न्यूटन के अंदर क्या होगा है, हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सबका अलग अलग लिखते हैं, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका फिर इसका। देखो केजी के लिए एम एल टी पर पावर -2, न्यूटन का अंदर ये हो गया। लेंथ के लिए एल स्क्वायर, इसके लिए ए और टी, ए पर भी -1 टी पर भी -1। इस तरह से इसको सजा के लिख दो। एम कितना पीस है, एक पीस, एल 1 2 3 टाइम 2 1 3, टी पर -3, ए कितना, एक पीस। ये इसका डायमेंशन हो गया, लिखिए।